नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किया पोस्ट है। मणिपुर को अस्थिर हुए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। यहां के लोग हिंसा, हत्या, दंगा और विस्थापन झेल रहे हैं। हजारों मासूम राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपना मुंह कब खोलेंगे? आखिर सरकार ने मणिपुर में शांति के प्रयास क्यों नहीं किए? तो प्रियंका गांधी ने पोस्ट कर तमाम सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। हिंसा शुरू होने के बाद मैं तीसरी बार यहां आ चुका हूं, मगर अफसोस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी प्रदेश 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। घर जल रहे हैं, मासूम जिंदगियां खतरे में है। हजारों परिवार रिलीफ कैंप में जीवन काटने पर मजबूर हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर खुद आकर अपील करनी चाहिए। प्रदेशवासियों की तकलीफ सुनते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में उठाएंगे। सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले मंत्री। बिहार के कृषि मंत्री ने की मुलाकात। कृषि एवं किसान कल्याण पर चर्चा की। बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहे। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुलाकात की थी बिहार के मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से। बिहार के कृषि मंत्री ने मुलाकात की शिवराज सिंह चौहान से। बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहे। तो तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब मुलाकात हुई है। वहां पर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और किसान कल्याण को लेकर चर्चा भी की गई। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मनीष वर्मा बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। एक दिन पहले मनीष वर्मा ने ज्वाइन की थी पार्टी। नीतीश कुमार के निजी सलाहकार बने मनीष वर्मा। एक दिन पहले मनीष वर्मा ने ज्वाइन की थी पार्टी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मनीष वर्मा बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। एक दिन पहले मनीष वर्मा ने ज्वाइन की थी पार्टी। नीतीश कुमार के निजी सलाहकार बने मनीष वर्मा। एक दिन पहले ही मनीष वर्मा ने पार्टी ज्वाइन की थी। तो मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है जेडीयू का, और नीतीश कुमार के निजी सलाहकार भी बने हैं मनीष वर्मा। एक दिन पहले ही मनीष वर्मा ने पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद ही मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया जेडीयू का, और नीतीश कुमार के निजी सलाहकार बने हैं मनीष वर्मा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता तनु बालियंस। तनु, एक दिन पहले ही मनीष वर्मा ने जेडीयू ज्वाइन की थी और उनको महासचिव भी बना दिया गया। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए रिटायर्ड आईएएस मनीष वर्मा जो है वो अब जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं, और 2 दिन पहले ही यानी कि मंगलवार को ही वो जेडीयू में शामिल हुए थे। और देखिए मनीष वर्मा जो है वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी माने जाते हैं, और साथ ही वो सीएम नीतीश के जो है वो अतिरिक्त परामर्शी भी थे। वहीं 2 दिन पहले ही देखिए मेरा भी अंदेशा यही था कि उन्हें महासचिव बनाया जा सकता है, और फाइनली वो हो भी गया। और उन्होंने उसको जो नीतीश हैं उन्होंने जिस तरीके से मनीष वर्मा पर भरोसा जताया है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने बैक पे भी बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने धन्यवाद भी दिया है मनीष वर्मा ने सीएम नीतीश को। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर विश्वास जताया। और देखिए अब आने वाले जो आगामी दिन है, करीब 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसमें 1.5 साल बचा हुआ है, तो उसके लिए भी अब जो है वो काम करेंगे। और मनीष वर्मा का नाम जो है देखिए अचानक से सुर्खियों में आया था, और राइट हैंड भी अब उन्हें माना जाने लगा है, और वो नीतीश की जाति से ही आते हैं। और सोशल मीडिया पर भी काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला है जो लोकसभा चुनाव थे। तो कहीं ना कहीं ये फैसला नीतीश कुमार ने जो लिया है वो विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया है, और जो परफॉर्मेंस उनकी रही है लगातार वो लोगों के बीच में गए हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद भी वो लोगों के बीच में लगातार
बार जा रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे थे, ग्राउंड पे उनकी मौजूदगी थी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये फैसला विधानसभा में जो है उनको फायदा जरूर पहुंचाएगा। बिल्कुल तनु, जिस तरह से आरजेडी की तरफ से कई बार हमने सुना कहा जाता है कि जो नीतीश कुमार ने भले पाला बदल लिया है, लेकिन पार्टी के जो बहुत सारे पदाधिकारी नेता है वो चाहते हैं कि आरजेडी के साथ आए। तो क्या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप नीतीश कुमार अब पार्टी में भी अपने खास लोगों को शामिल करके पार्टी में अपनी मजबूत स्थिति और करना चाहते हैं? मजबूत स्थिति उनकी है ही, लेकिन किसी भी इफ और बट के चलते वो कोई आगे समस्या ना हो, इसलिए चलते अपने खास लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं पार्टी में वो। जी बिल्कुल भागीरथ जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखिए, पाला बदलने के लिए तो हमेशा से ही जो नीतीश है वो जाने जाते हैं, लेकिन अब उनकी स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल चेंज हो गई है। कुछ लोगों पर वो भरोसा जता रहे हैं, जो उनके करीबी है, उनका परफॉर्मेंस देखते हुए अब वो अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनकी छवि बहुत अच्छी, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा और जिनका कनेक्शन सीधे लोगों से है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से आपने भी वो जिक्र किया, वो बिल्कुल जो है वो तस्वीर बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मनीष वर्मा एक दिन पहले ही जेडीयू ने ज्वाइन की थी, अब उनको राष्ट्र महासचिव बना दिया गया है। नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं और अचानक एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन की और बड़ी जिम्मेदारी दी है मनीष वर्मा को राष्ट्र महासचिव बना के। दिल्ली की मंत्री आतिशी राजधानी में हालातों का जायजा लेने के लिए बवाना इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने जेजे कॉलोनी का दौरा किया। बता दें कि उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूटा है, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना निश्चित ही साकार होगा। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। 2025 की ये जीत 2010 की जीत से भी बड़ी होगी। सीएम के कामकाज के सहारे पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आगामी झारखंड विधानसभा का चुनाव जेडीयू पूरी मजबूती से लड़ेगी। केंद्र की एनडीए सरकार का बिहार के विकास में पूरा सहयोग मिल रहा है। 25 का विधानसभा चुनाव सामने में हम, और इस लोकसभा चुनाव में भी मिथिला से पूरा समर्थन मिला है एनडीए। जिन लोगों को लेकर के मीडिया से लेकर दुनिया भर में प्रचार हो रहा था, 250 मीटिंग किए, 300 मीटिंग की, जनता ने दिखा दिया कि जनता का किस अलायंस पर विश्वास है। यही मेन चीज है। अगला चुनाव और डबल इंजन की सरकार बनी, निश्चित रूप से अपेक्षा बिहार के लोगों की बहुत है केंद्र से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आप और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अराजकता फैला दी है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जो वादे किए वो किसी वादे पर खरे नहीं उतर पाए। दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। उनका फोकस शराब पर रहा। केजरीवाल ने शराब घोटाले में जो काम किया उसके कारण उनके संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अराजकता फैलाई है अपनी बेईमानी के कारण, आज दिल्ली का हर निवासी उससे त्रस्त है। कई तरह के बड़े बड़े वादे किए, दिल्ली को साफ करेंगे, कचरे का ढेर बंद कर देंगे, हटा देंगे, कोई भी वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली वासियों को पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, शराब के ऊपर उनका फोकस रहा हमेशा। केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में जो काम किया, आज उसके कारण संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर, उनके विचार पर, उनकी सोच पर एक बड़ा प्रश्न मार्क, एक क्वेश्चन मार्क लगा है, बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जिस तरह के उन्होंने घोटाले किए और आज इस घोटाले में कांग्रेस भी शामिल हुई है, एक महाठगबंधन बन गया है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली को लूटने के लिए। ईडी ने चार्जशीट किया है, सारे के सारे विषयों पे फैक्ट के साथ, डेटा के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जो अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं है, आज सारी एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत की। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग के पास ड्रेन नंबर 12 पर बने बैराज का निरीक्षण किया और कहा, पिछली बार यमुना का जलस्तर बढ़ने से बैराज टूट गया था, जिसे लेकर पूरे साल तैयारी चली, जिसके बाद बैराज को नया बनाया गया।
32 HP के 3 पंप लगाए गए हैं। नई मशीनरी लगाई गई है। करीब 5 मीटर चौड़ा पत्थरों का तटबंध बनाया गया है। वहीं अब अगर यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो भी ये तटबंध नहीं टूटेंगे। पाकुड़ में झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पत्रकार सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में घुसपैठ मामले की जांच का पहला फैसला लिया जाएगा। संथाल परगना की डेमोग्राफी बदलने का काम सुनियोजित तरीके से किया गया, जिसका नुकसान यहां के लोगों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार आदिवासियों की घटती आबादी चिंता का विषय है। बीजेपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग का भी ध्यान राजपहल में मतदाताओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है इस पर है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी को बहुमत मिला और जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिसका सबसे बड़ा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। लोकसभा चुनाव में जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है। आते गया, लोगों को वोटर बनाते गया और खास करके इस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वोटर बनता है, आधार कार्ड में नाम जोड़ता है तो उसका एक निश्चित नियम बना हुआ है। हमने जो आधार कार्ड में लोगों का नाम जोड़ते हैं, मैं उन लोगों से पूछ रहा था कि भाई आप कैसे जोड़ते हैं? बोला कि नहीं, वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, इन लोगों के रिकमेंडेशन से। हम बोले वो रिकमेंडेशन सब रहेगा? बोला कि हाँ सब है, नेट में आपको मिलेगा। रायपुर में राज्यपाल ने राजभवन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने अपनी माता स्वर्गीय पद्मावती देवी की याद में आम का पौधा लगाया। राज्यपाल हरिचंदन ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा कि पौधरोपण करना सभी के लिए जरूरी है। पूरे विश्व को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। वातावरण का प्रदूषण देश और दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। विशेषकर कोविड महामारी के बाद इससे खतरा और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण सभी बीमारियों की जड़ है, इसलिए बीमारियों से बचने के लिए समाज, देश और विश्व के वातावरण को प्रदूषण से बचाना होगा। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने सरकार के मंत्रियों और विधायकों को चेतावनी दी और कहा कि सबकी एक सीमा होती है, हमें अपनी सीमा और मर्यादा का ध्यान रखना होगा। सत्तारूपी फूल के साथ कांटे भी मिलते हैं, ऐसे में गरिमानुरूप काम करना होगा। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश ने और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने सरकार में बैठे हुए मंत्री और कार्यकर्ताओं को एक लाइन में उन्होंने कहा कि सबकी अपनी सीमाएं होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में, सत्ता में बैठा हुआ मंत्री हो या कार्य करने वाला कार्यकर्ता। सामने चुनाव है, चुनाव को लेकर भी यहाँ बहुत सारी सीख दी गई। उनको बताया गया कि किस तरीके से आगामी 2 चुनाव में उनको जीतना है और जीतने का मूल मंत्र यहाँ पे राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश ने दिया। और नितिन नवीन प्रदेश प्रभारी ने एक लाइन में चेताया कि सीमा में रहकर ही मंत्री कार्य करें, क्योंकि सत्ता में आने के बाद उनको सुख सुविधाएं मिलती हैं, फूल मिलते हैं और फूल के साथ कांटों भी होते हैं। इसलिए उनको इन चीज़ों से बच के रहना होगा ताकि किसी भी प्रकार से संगठन की छवि धूमिल ना हो। कैमरा पर्सन विनोद के साथ राहुल गोस्वामी, स्वदेश न्यूज, रायपुर। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्रालय महानदी भवन में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने सौजन्य मुलाकात की। सीएम ने आयोग के सभी सदस्यों के छत्तीसगढ़ आगमन पर खुशी जाहिर की और उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम का वित्त आयोग के सदस्यों के साथ परिचय हुआ और विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त चर्चा भी हुई। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खास बातें उनके साथ साझा की। आयोग के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ आगमन के उद्देश्य और प्रवास की पूरी जानकारी दी। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के महत्वपूर्ण परियोजनाओं कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा शामिल हुई, जहां उन्होंने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट रीडिंग जोन, सह लाइब्रेरी, तक्षशिला का अवलोकन किया। उन्होंने विश्व स्तरीय यातायात प्रबंधन की इस प्रणाली के अंतर्गत स्वच्छता, सुरक्षा, अपराध नियंत्रण विषयक नवाचारों की सराहना की। तक्षशिला लाइब्रेरी में युवा प्रतिभागियों को अध्ययन सुविधा प्रदान करने के लिए रायपुर में उन्नत सुविधाओं की भी विस्तार से जानकारी ली और युवाओं का मार्गदर्शन किया। राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पांडे भी भ्रमण में उनके साथ थे।
निकाय चुनाव से पहले हुए परिसीमन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परिसीमन का कार्य होने के बाद शहर की सीमाओं से संबंधित सूचना का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। नगर निगम अधिकारी ने किए गए इस प्रारंभिक प्रकाशन के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में असंतोष फैल गया है और सीमाओं के निर्धारण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ नगर निगम सरकार ने जनप्रतिनिधियों की जानकारी के बगैर अधिकारियों पर सत्ता बल के दबाव में भाजपा कार्यालय में बैठकर नक्शा तैयार करने और मानक के विपरीत परिसीमन करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के जनप्रतिनिधि भी इस परिसीमन को लेकर पार्टी फोरम में अपनी आपत्ति दर्ज करने की बात कह रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव के लिए आज प्रशासन ने नया परिसीमन का प्रस्ताव पेश किया है। इसको लेके कांग्रेस के हमारे मित्र जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद है। परिसीमन निर्वाचन आयोग के संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, उसके आदेश के तहत हो रहा है और 2019 में जो परिसीमन हुआ था उसमें मतदाताओं की संख्या को लेकर बहुत विसंगति थी। उदाहरण के लिए देवीगंज वार्ड है जो, उसमें 1800 मतदाता थे और मदर टेरेसा वार्ड में 4800 मतदाता थे। इस विसंगति को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में परिसीमन का प्रस्ताव आज रखा है। कि इसका परिसीमन हुआ है। अभी नवंबर दिसंबर में जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं उसके लिए 2011 की जनसंख्या के बेस पर नगर निगम अंबिकापुर के वार्डों का परिसीमन किया गया है। इसमें पहले भी 48 वार्ड थे, अभी भी 48 वार्ड है और इसमें टीम बनाकर इसका परिसीमन किया गया है। और इसके दावा आपत्ति सुझाव का जो डेट थी पहले 9 से 15 तारीख तक थी और अभी उसको बढ़ा के 22 जुलाई तक, जिनको भी आपत्ति 22 जुलाई तक आपत्ति के अपने सुझाव दे सकते हैं। परिसीमन की आवश्यकता थी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल के बीच गठबंधन हुआ है। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जनविरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और बीएसपी के आनंद कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और पार्टी के राज्य प्रभारी रणधीर बेनीवाल की आज हुई प्रेस वार्ता से पहले दोनों पार्टियों के बीच नई दिल्ली में मेरे निवास पर गठबंधन को लेकर सफल वार्ता हुई। साथ ही कहा कि हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के कारण इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटों आदि के बंटवारे में पूरी एकता और सहमति बन गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएगी। आज राजधानी लखनऊ में सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की विशेष बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके बाद सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की यह बैठक रखी गई। वहीं इस दौरान सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक में तमाम कार्यकर्ता, नेता और घोसी से विधायक सुधाकर सिंह, पूर्व एमएलसी राज्यपाल कश्यप भी बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक के दौरान हमारे संवाददाता समीर खान ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से खास बातचीत की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। सर, आज सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक है लोकसभा चुनाव के बाद। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक है जिसके प्रदेश के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं और यहाँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सभी जाबाज लोग आए हैं। हम लोग इस कार्यक्रम में आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी, आदरणीय विधायक जी सुधाकर सिंह जी और भी कई नेता हमारे आए हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को बधाई देने के लिए। इन लोगों की कड़ी मेहनत, मशक्कत समाजवाद को पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 और पूरे देश में नंबर 3 स्थान पर पहुंचाया है, इसलिए हम सभी लोगों को मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, समाजवादी पार्टी क्या तैयारी है, किस फार्मूले से इस बार चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है संविधान के लिए, देश के लिए, इस देश के आरक्षण के लिए। इसी मुद्दे पर हम लोग जाकर के चुनाव लड़ेंगे। हमें उम्मीद और भरोसा है कि आने वाला जब भी
ये उपचुनाव होगा विधानसभा को उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी जीत कर आएगी। सर आखिरी सवाल, एसआईटी में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी। जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी क्या करेगी? जांच एजेंसी का मतलब कि वो निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच किया है। जो जांच किया है उसके दायरे में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसकी रिपोर्ट को हम मानते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायालय की बात सर्वोच्च होती है, जांच कमेटी सर्वोच्च होती है, तो हम जांच कमेटी के आधार पर उस बात को मानते हैं। ये तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के श्यामलाल पाल जी, जिन्होंने साथ और बता दिया ये बैठक किन मुद्दों के लिए रखी गई, क्या है इसका उद्देश्य। और वहीं एसआईटी को लेकर भरोसा जताते हुए बोला कि एसआईटी ने ईमानदारी से अपनी जांच सबमिट करी है। अब कौन उसमें दोषी है कौन नहीं, ये तो वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नफीस के साथ स्वदेश न्यूज़ से मैं समीर खान, लखनऊ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।